मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज बिल्कुल नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाउड बिग टेबल। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैब के एग्जाम के लिहाज से भी, चाहे फिर वो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन हो या फिर प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का, दोनों में ये टॉपिक आता है। और उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा है कि ये कहीं पर डिस्कस भी नहीं हुआ है किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, या वीडियोस भी नहीं इस पे बनाई गई है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है, जिसकी पहले आज हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ये आज हमारा थ्योरी का लेक्चर होने वाला है, जिसमें बिग टेबल से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप बिग टेबल के मास्टर हो जाएं। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको लैब कराऊंगा, जिसमें डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी दिलचस्प चीजें यहां पर होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें, क्लाउड बिग टेबल इज अ फुल्ली मैनेज वाइड कॉलम NoSQL databases that offers low latency and replication for high availability। यानी कि साफ साफ बात यहां पर लिखी हुई है कि ये फुल्ली मैनेज टेबल होती है, यानी कि टेबल नहीं है, डेटाबेस है। और कैसा डेटाबेस है, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। NoSQL डेटाबेस है ये, या फिर नॉन रिलेशनल भी आप इसको कह सकते हैं। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर ये आता है। और ये सबसे बिग टेबल, जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये बड़े टेबल्स या बड़े डेटाबेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। नॉट इन टेराबाइट्स बल्कि इन पीटाबाइट्स। अगर आपका डेटाबेस इतना बड़ा है, बहुत ही ह्यूज डेटाबेस आपको चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की AWS के साथ, तो AWS का DynamoDB जो होता है, मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं, DynamoDB, वो भी एक NoSQL डेटाबेस होता है इन AWS। तो AWS के अंदर जो DynamoDB होता है, वही यहां पर कहलाता है क्लाउड बिग टेबल। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो शायद अभी AWS के DynamoDB में भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि गूगल ने इसको जो बनाया था, अपनी खुद की सर्विसेज के लिए बनाया था, जैसे कि गूगल मैप्स के लिए, या फिर गूगल की अपनी और बहुत सारी चीजें हैं, गूगल के YouTube के लिए। तो फाइनली जब उसने देखा कि ये एक बहुत सक्सेसफुल सर्विस है, तो उसने इसको क्लाउड ऑफरिंग्स में डाल दिया कि लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्हें भी इसी तरह की चीजों के लिए एक डेटाबेस की जरूरत है। तो ये बहुत कॉस्टली डेटाबेस है। पहली बात, ये नॉर्मल डेटाबेस की तरह नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब ह्यूज डेटाबेस आपको चाहिए और जिसकी लेटेंसी आपको मिली सेकेंड्स में चाहिए। तो यहां पर साफ साफ लिखा है, क्लाउड बिग टेबल इज अ फुल्ली मैनेज वाइड कॉलम। वाइड कॉलम का मतलब है आपके यहां पर कॉलम्स की कोई लिमिट नहीं है। यहां पर बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारी रोज हो सकती हैं। यहां पर एक टेबल नहीं बल्कि मल्टीपल टेबल्स एक ही टेबल के अंदर मर्ज होती है, जिसे कॉलम फैमिली कहा जाता है। उसको भी डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आप ऐसा समझे कि एक बहुत बड़ी टेबल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक सिंगल टेबल में सारी चीजें हैं, आप ऐसा समझ लें, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टेबल्स को एक ही टेबल में मैनेज किया जा रहा है, ऐसा आप समझ लें। तो उसको वाइड कॉलम NoSQL डेटाबेस कहेंगे। दैट ऑफर्स लो लेटेंसी। जी, लेटेंसी बहुत कम है, बहुत ही फास्ट होता है, मिली सेकेंड में काम ये करता है। एंड रेप्लीकेशन फॉर हाई अवेलेबिलिटी, ये गिरते रहते हैं जनाब। तो रेप्लिकेशन जो है ये भी आपको यहां पे मिलता है, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए आपको क्लस्टर बनाने पड़ेंगे और फिर कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप एक और क्लस्टर ऐड करेंगे रेप्लिकेशन के लिए तो कॉस्ट डबल हो जाएगी, 2 क्लस्टर ऐड करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। लैब में सारी चीजें समझ आएंगी, नो नीड टू वरी। यहां सिर्फ आपने सुनना है, समझना है। लैब जब करेंगे तो मेरी एक एक बात आपको समझ आएगी। इवन आप चाहें तो लैब को करके दोबारा एक बार और इस लेक्चर को देखिएगा, 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात आपने याद रखनी है। तो सिंगल डिजिट मिली सेकंड की लेटेंसी होती है, यानी रेस्पॉन्स बहुत फास्ट आपको मिलता है अगर आप इस डेटाबेस से कोई भी क्वेरी करते हैं। लेकिन एक और बात यहां पे बता दूं, इसको क्वेरी करने का सिस्टम डिफिकल्ट है, नॉट एन इजी टास्क। लिमिटलेस स्केल एंड 99.99% अवेलेबिलिटी, यानी कि 5 टाइम 9 इसकी अवेलेबिलिटी आपको मिलती है, जो किसी भी डेटाबेस में हाईएस्ट होती है फॉर लार्ज एनालिटिकल एंड ऑपरेशनल वर्कलोड। तो जनरली जो डेटाबेसेस होते हैं, इसके एनालिटिकल, ऑपरेशनल, या फिर आप कह सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए इसके डेटाबेसेस का इस्तेमाल या इस सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। इजीली माइग्रेट फ्रॉम अपाचे HBase एंड कैसेंड्रा। अगर ये दो तरीके के डेटाबेसेस आप ऑन प्रेमाइसेस में चला रहे हैं, तो
उनको आप लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इजीली उठा के अपने ऑन प्रेमाइसिस से क्लाउड पे माइग्रेट कर सकते हैं ऑन क्लाउड बिग टेबल। कोई मसला यहां पे नहीं आएगा। और मजेदारी की बात, जब आप माइग्रेट करेंगे उस समय भी डाउन टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन सपोर्ट सिर्फ दो के साथ है, अपाचे HBase एंड कैसेंड्रा। सिर्फ इस केस में ही हम इसकी बात करेंगे कि ये इजीली माइग्रेट किया जा सकता है। सारे नो सीक्वल नहीं किए जा सकते। आप कहेंगे DynamoDB को उठा के इस पे कर दें तो थोड़ा सा मसला हो सकता है, डायरेक्टली लिफ्ट एंड शिफ्ट शायद ना भी हो पाए, क्योंकि इसकी जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव आप कह सकते हैं एपीआई सपोर्ट करती है, या सबसे ज्यादा जो जिसको कंपैटिबल है ये अपाचे HBase के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है इस डेटाबेस के साथ। बिग टेबल इज अ स्पार्सली पॉपुलेटेड टेबल दैट कैन स्केल टू बिलियंस ऑफ रोज एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम, यानी एक टेबल के अंदर बहुत सारी कॉलम, बहुत सारे रोज हो सकती हैं। ये बहुत ह्यूज टेबल की बात हम कर रहे हैं, ये छोटे मोटे डेटाबेसेस की बात नहीं हो रही है। बिग टेबल सपोर्ट्स स्टोरेज ऑफ टेराबाइट्स और इवन पीटाबाइट्स ऑफ डेटा। ये याद रखने वाली बात है कि यहां पे डेटाबेस टेराबाइट से लेकर पीटाबाइट्स तक हो सकता है। इसमें एक नोड की अपनी एक कैपेसिटी होती है, जो हम लैब में देखेंगे कि एक नोड की कितनी कैपेसिटी है, और नोड्स आप कितनी भी लगा सकते हो, 10, 20, 50, 100, तो कैपेसिटी स्केल अप होती जाएगी। आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहां पे कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्लाउड बिग टेबल के अंदर जो स्केलिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, नॉट वर्टिकल। यही इसका सबसे अच्छा फीचर है, या आप कह लें इसका ही नहीं, किसी भी नो सीक्वल डेटाबेस का ये एक अच्छा फीचर होता है कि यहां पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। इसीलिए कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं है स्केल आउट करने की, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं अपने डेटाबेस को, कोई लिमिटेशन यहां पे नहीं आने वाली है। बिग टेबल्स, ये आपकी बात हो गई। इसके बाद बिग टेबल इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस, ये बात क्लियर है, क्योंकि साफ हमने लिखा है कि ये नो सीक्वल डेटाबेस होता है, तो रिलेशनल को ये सपोर्ट नहीं करेगा। इस बात का एक और मतलब निकल सकता है कि इट डज नॉट सपोर्ट एसक्यूएल क्वेरी। यहां पर एसक्यूएल क्वेरीज, जो लोग एसक्यूएल पे काम करना जानते हैं उनको यहां मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहां पे क्वेरी करने का तरीका अलग है। या तो आप HBase क्वेरी चलाएंगे, या फिर आप यहां पे इनकी अपनी क्वेरीज होती हैं वो चलाएंगे, जो मैं आपको लैब में करके भी दिखाऊंगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है इस पे काम करना, और हमें क्योंकि बस जस्ट इसे सीखना है, इसका ओवरव्यू देखना है। मैं लैब में हालांकि आपको करके दिखाऊंगा, टेबल क्रिएट करूंगा और उसमें कुछ एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा आपको कमांड्स की हेल्प से। लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं, हमें सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करनी है। बाकी सारा काम डेटाबेस एडमिन ने करना है जो बिग टेबल पे काम करते हैं। डेटा रेप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म बाय सिंपली एडिंग अ सेकंड क्लस्टर। मैं यही आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आप क्लस्टर को ऐड करेंगे अगर आप रेप्लिकेशन चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर रेप्लिकेशन से क्या मतलब है? देखिए, रेप्लिकेशन से मतलब यह है कि आपका अगर एक डेटाबेस आपने बना रखा है, और यहां पे कितना भी डेटाबेस आपका है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हैं, और आप चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि किसी भी सिचुएशन में ये डेटाबेस जहां पर चल रहा है, जिस जोन में चल रहा है, वो डाउन हो जाए तो मेरा डेटाबेस भी चला जाए और मैं लाखों करोड़ों का जो मेरा टर्नओवर है वो जीरो हो जाए। तो आप उसकी एक कॉपी बना के रख सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के रख सकते हैं। दैट इज स्टार मैं बना दूं कि ये उसकी कॉपी है, उससे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। इसको आप दूसरे जोन में भी रख सकते हैं, सेम रीजन के अंदर जोन 2 में कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका रीजन ही बदल सकते हैं कि इसे आप किसी दूसरे रीजन में जाके बना दें। तो रेप्लिकेशन आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्राइस जो होगा वो रीजन पे डिपेंड करेगा। एक रीजन के अंदर प्राइस कम हो सकता है, दूसरे रीजन में ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है वहां पर लगने वाले टैक्सेस। तो किसी भी कंट्री के टैक्सेस और जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग वहां की सर्विस की भी प्राइसिंग मैटर करती है। तो ये प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा किस रीजन में कितनी है, आप कहां पे सर्विस लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप लेंगे। और रेप्लिकेशन हर किसी को नहीं करनी है, सिर्फ उनको करनी है जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, या जिनका बिजनेस ऐसा है कि उनको ह्यूज लॉस हो सकता है। भले ही 1-2 लाख रुपए महीने के रेप्लिकेशन में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अरबों रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन डू दिस थिंग, आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और रेप्लिकेशन भी एक नहीं, 2, 3, 4 जितने रेप्लिकेशन आप बना के रखना चाहें अलग अलग रीजन्स में आप रख सकते हैं, अगर आपका बजट इतना है कि आप उतना खर्चा करने को तैयार हैं महीने का। तो ये एक बात हो गई। बिग टेबल इंटीग्रेट्स इजीली विद बिग डेटा टूल्स। बिग टेबल को आप कई सारे जो बिग डेटा टूल्स आते हैं, जिनमें हैडूप बड़ा पॉपुलर है, इनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। डेटा फ्लो, डेटा प्रॉक जैसी सर्विसेज के काम कर सकते हैं, एंड HBase API तो इसको सपोर्ट करती ही है।
बिग टेबल स्टोर्स डेटा इन कोलोसस, गूगल्स फाइल सिस्टम। ये गूगल का अपना फाइल सिस्टम है, वहां पे ये डेटा को स्टोर करता है अपने तरीके से, जहां पे एक प्राइमरी की होती है, बाकी आपके जो होते हैं रो एंड कॉलम्स होते हैं, कॉलम फैमिली होती है, उस फॉर्मेट में ये उसको सेव करके रखता है। उस डिटेल को भी हम डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि लेक्चर में अभी ऐसा लग रहा हो कि आज सर पढ़ा तो जबरदस्त रहे हैं लेकिन चीजें थोड़ी सी बाउंस कर रही हैं, ठीक है, तो नो नीड टू वरी, डरना नहीं है आपने। और देखें आ जाएगा तो ठीक है यार, नहीं आएगा तो कौन सा, समझ रहे हैं आप, जिंदगी नहीं खत्म हो रही, तो डरा ना करें, ठीक है। और गूगल क्लाउड बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे की बातें करते हैं। अब जरा इंस्टेंस की बात कर लेते हैं और क्लस्टर की बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं बिग टेबल के अंदर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो जब आप बिग टेबल क्रिएट करने जाएंगे तो आपको एक इंस्टेंस ही क्रिएट करना होता है। इंस्टेंस का मतलब है कि आप अपना एक अलग, आप कह लें कि डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस के लिए मशीन स्पिन अप कर रहे हैं और उस इंस्टेंस के अंदर मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं। नोड्स मतलब वो सेपरेट मशीनें जो मिलकर काम कर रही हैं और वही एक्चुअली में स्केल होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल होती हैं। ओवरऑल वो एक इंस्टेंस होता है, उसके अंदर मल्टीपल नोड्स होती हैं जो उसके लिए काम कर रही होती हैं। अब बिग टेबल इंस्टेंस इज अ कंटेनर फॉर डेटा, इसीलिए यहां पर लिखा गया कि ये कंटेनर है जिसके अंदर आपका सारा डेटा रखा हुआ है। अब उसके लिए कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है वो एक अलग बात है। तो बिग टेबल इंस्टेंस इज अ कंटेनर फॉर डेटा, लेकिन इस कंटेनर को डॉकर वाला कंटेनर ना समझें, ये जस्ट एक समझाने के लिए कंटेनर की बात की गई है। यहां पर डॉकर जैसे कंटेनराइजेशन की बात नहीं की गई है कि यहां पर कंटेनराइजेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिग टेबल इंस्टेंस इज अ कंटेनर फॉर डेटा, यानी डेटा एक जगह रखा है ऐसा मान के चलते हैं। इंस्टेंस हैव वन और मोर क्लस्टर्स, एक इंस्टेंस के एक या उससे ज्यादा क्लस्टर्स हो सकते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप किस चीज का होगा, नोड्स का होगा। नोड्स से मिलकर क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, आसान भाषा में समझें। ये एक इंस्टेंस है, हम इसको इंस्टेंस कह रहे हैं। ये इंस्टेंस जिन चीजों से मिलकर बना है उनको हम नोड कहते हैं। इस इंस्टेंस, ये इंस्टेंस चार चीजों से मिलकर बना है और वो जो नोड है उन्हीं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। बात समझ आ रही है, कुछ ऐसा है आसान भाषा में, तो ऐसा आप समझ के चलें। ईच क्लस्टर, तो देखें इंस्टेंस है वन और मोर क्लस्टर, एक इंस्टेंस के एक या एक से ज्यादा क्लस्टर हो सकते हैं, यानी मल्टीपल क्लस्टर में आप काम कर सकते हैं। क्लस्टर कैसे होंगे कि एक तो ये हो गया, मैं इसका एक और क्लस्टर बना सकता हूं जहां पे इंस्टेंसेस हैं, और ये इंस्टेंसेस क्या है, रेप्लिकेशन है, यानी कि एग्जैक्ट इनकी कॉपी है यहां पे, तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, तो ये दूसरा क्लस्टर हो जाएगा। ऐसे आप समझ के चले। लोकेटेड इन अ डिफरेंट जोन एंड डिफरेंट रीजन, तो ये वाला एक रीजन में चल रहा है, ये वाला दूसरे रीजन में चल रहा है, आप ऐसे मान के चले। ईच क्लस्टर हैज एटलीस्ट वन नोड, जैसे मैंने यहां पे एक क्लस्टर के अंदर चार दिखाई है, ये कहते हैं भैया एक नोड तो होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि मैं एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हूं और आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक भी कंपनी नहीं है, तो आप खुद को ग्रुप कैसे कह रहे हो? एटलीस्ट एक आदमी तो होना चाहिए ना ग्रुप में। या मैं ऐसे बात करूं कि मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट एक भी नहीं है, तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैसा हुआ? एटलीस्ट एक बच्चा तो हो। हालांकि एक बच्चे से भी ग्रुप नहीं बनता, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं एक तो हो कम से कम, हम उसको ग्रुप मान लेंगे, ठीक है। जैसे भूपिंदर राजपूत को आप मान लें कि ये अकेला ही काफी है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आपने यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि क्लस्टर के अंदर एक नोड होनी चाहिए, तभी वो क्लस्टर कहलाएगा, नहीं तो फिर तो वो क्लस्टर है ही नहीं ना, फिर तो कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, खाली है। अ टेबल बिलोंग्स टू एन इंस्टेंस, एक टेबल जो है वो एक इंस्टेंस से बिलोंग करेगी एंड नॉट टू द क्लस्टर और नोड। एक टेबल कभी भी नोड से बिलोंग नहीं करेगी या क्लस्टर से बिलोंग नहीं करेगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि भाई यहां पर नोड तो बहुत सारी चल रही हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टेबल फलाना नोड में चल रही है, यहां चल रही है, ये सब मिलके ये इंस्टेंस ही तो है। तो आप जब टेबल की बात करोगे वो एक इंस्टेंस की पार्ट है, उसके अंदर नोड कितनी चल रही है ये आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
आप इसको ऐसे समझे कि एक जो कंपनी है या एक कंपनी है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने सपोज करें कि एप्पल कंपनी का आईफोन खरीदा। अब हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो एप्पल कंपनी का आईफोन जो है वो इंडिया वाले कंपनी जो एप्पल का जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है पार्ट, वहां से आया या चाइना से आया या यूएसए वाला जो उनका ब्रांच है वहां से वो असेंबल हुआ। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है हमने आईफोन खरीदा है वो मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन यूएसए है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं हमने आईफोन लिया है। तो ऐसे ही आप इंस्टेंस का ताल्लुक करेंगे, आप कहेंगे कि इंस्टेंस जो डेटाबेस है वो फलाना इंस्टेंस से बिलोंग करता है, उसके अंदर जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस जैसे एप्पल की हैं, ऐसे ही उसके अंदर जो नोड्स है जो काम कर रही हैं उसके लिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो डेटा का, टेबल का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टेबल चल वही रही है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कहलाएगी किसकी? इंस्टेंस की कहलाएगी। जैसे आप टेक्निकल गुफ्तगू के स्टूडेंट कहलाएंगे, भले ही आप पढ़ने कहीं और चले जाए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। An instance also consists of the following properties। एक इंस्टेंस के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टी यहां पे मैंने लिखी है ना, ये लैब में आपको दिखेंगी। लैब के अंदर ये पोर्शन आपको भरना पड़ेगा। जैसे पहले आप इंस्टेंस का नाम रखेंगे, जो भी नाम आप रखेंगे, आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे माई बिग टेबल रख दें, आपने ये नाम दे दिया। इसी के बेस पे उसका एक इंस्टेंस आईडी क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप बनाते टाइम चेंज कर सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाता है। और एक्चुअल में वो आईडी ही उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आप फ्यूचर में कभी भी उस टेबल को एक्सेस करना चाहोगे तो उस आईडी से ही आप कर सकते हो, दैट इज यूनिक। उसके बाद आप जब इंस्टेंस बनाओगे तो आपसे पूछेगा आपने स्टोरेज कौन सी लेनी है। मेक श्योर स्टोरेज आप जो लोगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकती, ये भी आपने याद रखना है। आपने एसएसडी लेना है, आप उस टाइम एसएसडी ले सकते हो। आपने एचडीडी लेना है, आप एचडीडी ले सकते हो। याद रखिएगा ये महंगी है लेकिन ये फास्ट होती है, एसएसडी जो होती है। एचडीडी जो है ये सस्ती है लेकिन ये थोड़ी सी स्लो होती है, यानी कि यहां पर आपको हाई लेटेंसी मिलेगी। हाई लेटेंसी मतलब डिले ज्यादा मिलेगा, आपको जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा लेट आएगा। तो ये बट ये चीप होती है। एचडीडी जो होती है वो चीपर होती है, एसएसडी जो होती है वो महंगी होती है। तो चॉइस आपकी है, आप किसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए मेक श्योर कि आप एसएसडी का ही इस्तेमाल करें। नॉन रियल टाइम एप्लीकेशंस है या मशीन लर्निंग या और किसी के लिए जहां पे आपको एकदम से इंस्टेंट रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, यू कैन गो विद एचडीडी एज वेल। कॉन्फ़िगरेशन क्लस्टर आईडी आपसे पूछेगा कि अपनी क्लस्टर आईडी कॉन्फ़िगर कर लें, वो भी आप बनाते टाइम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद वो फिक्स हो जाती है। फिर वो आपसे पूछेगा आपने ये इंस्टेंस कहां बनाना है। मेक श्योर आपको रीजन भी डिफाइन करना पड़ेगा और जोन भी बताना पड़ेगा। इस बात से क्या मतलब हुआ? इस बात से ये मतलब हुआ कि जो बिग टेबल है वो एक जोनल सर्विस है, ये एक्चुअल में एक जोन के अंदर बनता है, एक जोन के अंदर चलता है। तो ये आपने याद रखना है। आप कोई रीजन आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे गूगल अपने आप को भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा। नोड स्केलिंग मोड भी आपको यहां दो मिलेंगे। आप चाहें तो आप मैनुअल मोड में जा सकते हैं कि भाई जब मेरा मन करेगा मैं अपने आप स्केलिंग करूंगा, नोड को बढ़ाऊंगा, आप ना बढ़ाएं, मैं एक नोड के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं। आप चाहें तो बनाते टाइम ही उसको ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आपका डेटा स्केल करना होगा आपका डेटा बढ़ता जाएगा, एक नोड की कैपेसिटी कंप्लीट होती जाएगी तो आप दूसरी नोड पे जा सकते हैं, दूसरी नोड को वो क्रिएट कर देगा, तो आप ऑटो स्केलिंग के साथ जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप ये इंस्टेंस बनाते हैं गूगल मैनेज एनक्रिप्शन की वहां पर इनेबल होती है, यानी गूगल अपनी एनक्रिप्शन की वहां पर लगा देता है। लेकिन अगर आप अपनी कस्टमर मैनेज एनक्रिप्शन की लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम मिलता है। यहां पर आप रेप्लिकेशन क्लस्टर को लास्ट में गूगल आपको एक ऑप्शन देगा कि क्या आप कोई रेप्लिकेशन क्लस्टर भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला। यहां पर ये मेरा रेप्लिकेशन क्लस्टर है, एग्जैक्ट कॉपी है इसकी। तो अगर मुझे ऐसी कोई कॉपी चाहिए कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूं इस रीजन में जो मैंने पहले सिलेक्ट किया उसकी एक कॉपी फलाना रीजन में बनती रहे, तो आप ऐड रेप्लिकेशन क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, अपना एक और वहां पे क्लस्टर बनाएंगे, डिफाइन करेंगे उसकी सारी चीजें और वो आपकी हो जाएंगी। याद रखिएगा रेप्लिकेशन क्लस्टर बनाते टाइम आपके पास स्टोरेज का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी एसएसडी या एचडीडी की चॉइस आपको नहीं मिलेगी। इस बात का मतलब यह है कि जो भी आपका असल वाला इंस्टेंस है उसमें जो भी स्टोरेज आप सेलेक्ट करोगे रेप्लिकेशन में और ऑटो स्केलिंग में वही स्टोरेज ऑप्शन सेलेक्ट होगा। यानी यहां अगर एसएसडी है तो यहां पर भी एसएसडी ही आपका बनेगा।
क्लस्टर में अगर हम बात करें, क्लस्टर क्या होता है, देखिए इंस्टेंस की बात क्लियर कर ली, इंस्टेंस के बाद आते हैं क्लस्टर, जिसकी अभी तक हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करी थी कि क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ नोड्स। तो इस क्लस्टर को टेक्निकली जानते हैं कि ये बिग टेबल के अंदर क्या होता है। क्लस्टर हैंडल्स द रिक्वेस्ट सेंट टू अ सिंगल बिग टेबल इंस्टेंस। तो असल में क्लस्टर ही रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा जब कोई क्वेरी आएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि भैया क्लस्टर के अंदर ही तो नोड है, और मैंने कहा काम तो नोड ही कर रही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो क्लस्टर ही रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। Each cluster belong to a single big table instance। एक क्लस्टर एक इंस्टेंस से बिलोंग करेगा, वो एक से ज्यादा से बिलोंग नहीं कर सकता। एक क्लस्टर दो इंस्टेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। एंड एन इंस्टेंस कैन हैव अप टू 4 क्लस्टर्स। एक इंस्टेंस के पास 4 क्लस्टर हो सकते हैं। Each cluster is located in a single zone। each cluster जो है, क्योंकि ये एक रीजनल जोनल सर्विस है बिग टेबल, तो हर क्लस्टर एक जोन के अंदर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लस्टर दो जोन के अंदर फैला हुआ है, आधा क्लस्टर इस जोन में है, आधा क्लस्टर उस जोन में है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। बिग टेबल इंस्टेंसेस विद ओनली वन क्लस्टर डू नॉट यूज रेप्लिकेशन। अगर आपका एक ही क्लस्टर आप लेकर चल रहे हैं तो वहां पर रेप्लिकेशन जैसी चीज नहीं होगी, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए आपको एक क्लस्टर और बनाना पड़ता है। आप सिंगल ही क्लस्टर में जा रहे हो तो ये तो आपका खुद का है। अगर आप रेप्लिकेशन करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 2 क्लस्टर होने चाहिए, एक प्राइमरी और दूसरा आपका रेप्लिकेशन वाला। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक क्लस्टर के साथ जा रहे हो तो रेप्लिकेशन वहां पर आपको नहीं मिलेगा। आपको रेप्लिकेशन के लिए ऐड रेप्लिकेशन क्लस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, एक और क्लस्टर बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका रेप्लिकेशन होगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो दोबारा यही बात दोहरा रहा हूं, लैब करने के बाद इस पार्ट को देखिएगा, 110% दिमाग में बैठ जाएगा और इससे डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। किसी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाना, कितने बड़े ब्रांड पे कितने पैसे फूंक लेना आप जाके, आपकी मर्जी है, पर इससे डिटेल कोई आपको नहीं बताने वाला। चलिए अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं नोड्स की, कि बिग टेबल के अंदर नोड्स कैसे काम करती हैं या क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईच क्लस्टर इन एन इंस्टेंस हैज वन और मोर नोड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल देके कि भाई ये अगर मेरा इंस्टेंस है तो इस इंस्टेंस के अंदर मेरे पास मल्टीपल नोड्स होती हैं। तो यही यहां पर लिखा गया है, ईच क्लस्टर इन एन इंस्टेंस हैज वन और मोर नोड्स। क्लस्टर क्या होता है ये मैंने बताया था कि ग्रुप जो है ये वाला क्लस्टर हो सकता है या ये एक क्लस्टर हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे। तो ईच क्लस्टर हैज वन और मोर नोड्स विच आर द कंप्यूट रिसोर्सेज दैट बिग टेबल यूजेस टू मैनेज द डेटा। तो बिग टेबल अपने डेटा को मैनेज करने के लिए इन्हीं नोड्स का इस्तेमाल करता है। Each node in the cluster handles a subset of the request to the cluster। यानी कि कुछ पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी कि अगर 4 नोड हैं तो चारों पर एक लोड बैलेंसिंग भी हो रही होगी कि कुछ रिक्वेस्ट इधर जा रही होंगी, कुछ उधर, और कुछ दूसरी नोड हैंडल कर रही होगी। इट डिपेंड्स। तो इस तरीके से जो सारी नोड्स हैं वो हैंडल्स को रिक्वेस्ट को हैंडल करती हैं। All client requests go through a front end server before they are sent to a big table node। पहले फ्रंट एंड पे, क्योंकि रिक्वेस्ट तो वेबसाइट पे आएगी और वेबसाइट के पीछे जो है, जैसे कि अगर मैं YouTube की बात करूं तो आपको तो YouTube का फ्रंट एंड दिखता है जहां पे आप सर्च करते हो टेक्निकल गुफ्तगू लेक्चर्स या फिर गूगल क्लाउड लेक्चर्स इन हिंदी, आप YouTube पे सर्च करते हो, वो फ्रंट एंड होता है। बैक एंड पे YouTube वो डेटा कहां से निकाल के लाता है, अपनी बिग टेबल में से निकाल के लाता है। तो वो यहां पर लिखा है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट फ्रंट एंड सर्वर पे जाती है, उसके बाद वो बिग टेबल पे जाके और वहां से डेटा निकाल के YouTube को मिलता है। बिग टेबल सेपरेट द कंप्यूट फ्रॉम द स्टोरेज। कंप्यूट को स्टोरेज से आप अलग, बिग टेबल सेपरेट द कंप्यूट फ्रॉम द स्टोरेज। डेटा इज नेवर स्टोर्ड इन नोड्स देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। बिग टेबल जो है उसमें अगर नोड की बात करें तो नोड एक अलग मसला है कि नोड जो है कंप्यूट रिसोर्स है। नोड जो है एक कंप्यूटेशनल चीज है जहां पे रैम भी होती है, प्रोसेसर भी होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है और स्टोरेज उसके साथ जुड़ी होती है। तो आप मिक्सअप ना करें नोड और स्टोरेज को। स्टोरेज इनके साथ लगी हुई होती है, यानी कि अगर ये मेरी नोड है तो इनके साथ में SSD या HDD जो स्टोरेज पार्ट है वो कनेक्टेड होता है।
तो ये यही यहां पर लिखा है कि बिग टेबल सेपरेट द कंप्यूट फ्रॉम द स्टोरेज, वो सेपरेट रखता है। डेटा इज नेवर स्टोर्ड इन नोट्स, डेटा नोट्स में स्टोर नहीं होता, नोट्स तो कंप्यूट का काम करता है, यानी आपने जो रिक्वेस्ट करी वो नोड लेकर आएगा, लेकिन लाएगा कहां से, स्टोरेज में से लाएगा। तो नोड एक कंप्यूटेशनल रिसोर्स है, जैसे लैपटॉप एक कंप्यूटेशनल रिसोर्स है और लैपटॉप के अंदर स्टोरेज होती है। तो आप अगर लैपटॉप में सर्च कर रहे हो कोई डेटा, तो वो डेटा तो निकल के स्टोरेज में से आएगा, पर दिया किसने निकाल के, लैपटॉप के प्रोसेसर ने, उसकी रैम ने वो काम करके आपको दिया। तो दैट इज समथिंग नोड और स्टोरेज का जो रिलेशन है, ये यहां पर लिखा गया, बिग टेबल सेपरेट द कंप्यूट फ्रॉम द स्टोरेज, डेटा इज नेवर स्टोर्ड इन नोड्स देमसेल्फ, नोड में स्टोर नहीं होता, वो तो स्टोरेज में ही होता है। ईच नोड हैज पॉइंटर्स टू अ सेट ऑफ टेबलेट्स दैट आर स्टोर्ड ऑन कोलोसस। तो ये कहते हैं कि हर नोड के पॉइंटर्स होते हैं जिसके बेस पे उसे पता होता है फलानी चीज कहां रखी है, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा है। तो वहां पे एक फॉर्मेट होता है गूगल फाइल स्टोर का, गूगल का अपना एक फॉर्मेट है गूगल फाइल सिस्टम, तो उसके बेस पे जिसे कोलोसस यहां पे कहा जाता है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। रिकवरी फ्रॉम द फेलियर ऑफ अ बिग टेबल नोड इज वेरी फास्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। As only the metadata needs to be migrated to the replacement node, रिकवरी बहुत फास्ट होती है यहां पे। अगर आपका बिग टेबल का नोड किसी वजह से फेलियर हो भी गया है तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट होता है। When a big table node fails, no data is lost, ये याद रखिएगा। अगर बिग टेबल, ये इंटरव्यू का भी सवाल है, अगर बिग टेबल की नोड फेल हो जाएगी तो क्या मेरा डेटा लॉस होगा, नहीं होगा। अगर मेरी ये नोड फेल हो गई, मेरा कोई डेटा लॉस नहीं होगा। ये नोड फेल हो गई तो भी कोई डेटा लॉस नहीं होगा, भले ही आपने एप्लीकेशन क्लस्टर लगाया हो या ना लगाया हो, बिकॉज ये फुल्ली मैनेज है, गूगल अपने एंड से आपको वो चीजें मैनेज करके देगा। अ बिग टेबल क्लस्टर कैन बी स्केल्ड आउट बाय एडिंग नोड्स व्हिच वुड इंक्रीज, ये कहते हैं बिग टेबल क्लस्टर को आप नई नोड्स लगाकर स्केल आउट यानी कि बढ़ा सकते हो, उसके क्लस्टर को, उसके अंदर की नोड्स को आप ऐड ऑन कर सकते हो। और जितनी ज्यादा नोड आप ऐड करोगे उससे क्या होगा, क्या क्या चीजें बढ़ेंगी। पहला, द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट दैट द क्लस्टर कैन हैंडल। ऑब्वियस सी बात है, 4 लोग मिलकर जितना काम कर पा रहे थे, अगर मैं यहां पे 5 या 6 नोड कर दूंगा, अगर मैं काम करने वाले लोग बढ़ा दूंगा तो काम भी ज्यादा फास्ट और ज्यादा हो पाएगा। वही चीज यहां लिखी है कि साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट जितनी आएंगी उस ज्यादा प्रोसेस हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ नोड बढ़ा दी। तो नंबर ऑफ नोड बढ़ाने से डायरेक्ट जो इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के टाइम पे। ज्यादा नोड होंगे, काम जल्दी होगा, सिंपल है। द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द क्लस्टर, थ्रूपुट भी बढ़ जाएगा। थ्रूपुट मतलब काम करने की रफ्तार। बिग टेबल नोड्स आर समटाइम रेफर्ड एज टैबलेट सर्वर्स, इसको कई बार कहा जाता है टैबलेट सर्वर। बिग टेबल हैज अ लिमिट ऑफ 1000 टेबल्स पर इंस्टेंस। पर इंस्टेंस आप 1000 टेबल बिग टेबल में बना सकते हैं, लेकिन 1 या 2 टेबल ही काफी होती हैं। एक टेबल में ही अनलिमिटेड डेटा डाला जा सकता है, तो आपने यहां पर मल्टीपल टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। और सेम काइंड ऑफ जो टेबल्स हैं वो आप एक ही नोड पे रखने की कोशिश करें, एक ही इंस्टेंस पे, और उस पे रखने की कोशिश करें क्लस्टर में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो हमने बिग टेबल की थ्योरी से रिलेटेड की है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं लैब लेकर आऊंगा और डिस्कस करेंगे कि भाई यहां पर क्या क्या हो सकता है। अच्छा, यहां पर मैं जो टेबल वाली बात हम काफी देर से कर रहे हैं, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बिग टेबल का जो टेबल का फॉर्मेट है वो कैसा होगा और कैसे उसको हम स्टडी करेंगे। अब जरा बिग टेबल की टेबल कैसे क्रिएट होती है, किस तरीके की दिखती होगी, ये जरा एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि आपको जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो अलग तरीके से उसमें दिखेगी फॉर्मेट में जब आप उसको क्वेरी करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बढ़ती जा रही होती है। वो यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे यहां पर प्राइमरी की आप कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहां पे रफी हो सकती है, यहां पे मुकेश हो सकती है। हालांकि ये प्राइमरी की जो है मेक श्योर ये इस तरीके से नहीं होती है, ये यूनिक आइडेंटिफायर यहां पे होना चाहिए। तो आप यूनिक आइडेंटिफायर के साथ ही हमेशा प्राइमरी की का इस्तेमाल करेंगे ताकि हॉट स्पॉटिंग ना हो। उसको इग्नोर करने के लिए आप यहां पे हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करेंगे। वो आप कई जगह से बना के कर सकते हैं, जो डेटाबेस के लोग हैं वो जानते हैं, तो जस्ट लीव इट, उसको अभी जरूरत नहीं है। यहां पे जो बुनियादी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बनाते हैं सिंगर के नाम से। गूगल ने ये एग्जांपल लिया हुआ है सिंगर के नाम से, तो हमने भी सिंगर ले लिया है।
टेबल, हम एक सिंगर के नाम से एक टेबल बनाते हैं और उसके अंदर हम डेटाबेस किस तरीके से मैनेज हो रहा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल सिंगर्स का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं और उनकी गाए हुए गानों को किस साल में उन्होंने गाए वो इंफॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं। तो यहां पे जो सिंगर की, जो हमारे सिंगर हैं उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, उनकी एक टेबल होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन की टेबल, उसे हम पर्सनल सीएफ कह सकते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। सीएफ हमने लिया है कॉलम फैमिली के लिए। एक्चुअली में ये कॉलम फैमिली जो है ये काइंड ऑफ टेबल ही है, ये काइंड ऑफ टेबल ही है अपने आप में। और मल्टीपल कॉलम फैमिली का मतलब है अलग अलग टेबल्स को हमने एक साथ जोड़ दिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नो सीक्वल डेटाबेस या बिग टेबल जो भी नो सीक्वल पे डिपेंडेंट होती हैं वो इसी तरीके से बढ़ती जाती हैं। आप अगर कोई और टेबल लेकर आओगे वो यहां पर आगे एक और कॉलम फैमिली ऐड हो जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी और आपकी टेबल बढ़ती चली जाएगी। मिसाल के तौर पे आप सिंगर टेबल के अंदर ही आप मूवीज का डेटा डाल सकते हो कि इन्होंने कौन कौन सी मूवीज में गाया, इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से गाने आए। मल्टीपल टेबल्स यहां पे मैनेज की जा सकती हैं। अब यहां पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप यहां पे रखेंगे। फिलहाल यहां पे जैसे हमने दो एग्जांपल लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे ये कब पैदा हुए या इन्होंने कब शादी की या इनके कितने बच्चे थे या इनका कौन सा धर्म था या इन्होंने ये किस शहर से ताल्लुक रखते थे। ये इंफॉर्मेशन हम इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में मेंशन कर सकते हैं। तो वो एक कॉलम फैमिली हो जाएगी। कॉलम फैमिली मतलब एक काइंड ऑफ टेबल जहां उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी है। याद रखिएगा सेम काइंड ऑफ डेटा एक कॉलम फैमिली में होना चाहिए। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन आप एक ही जगह रखें। दूसरा, उन्होंने क्या क्या एल्बम से रिलेटेड काम किए, कौन से गाने गाए, किस मूवी के लिए गाए, किस साल में गाए, इस तरह की चीजें आप एक अलग कॉलम फैमिली बना लें, एल्बम कॉलम फैमिली, और उसमें मेंटेन करना शुरू करें। याद रखिएगा नो सीक्वल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि आपको हर जगह उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोहम्मद रफी, इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन है, इन्होंने कौन सा गाना गाया या कौन सी एल्बम थी वो मेंशन है, लेकिन किस साल में ये एल्बम आई ये हमने मेंशन नहीं किया। तो यहां पे ये सीक्वल में और नो सीक्वल डेटाबेसिस में ये बुनियादी फर्क है कि नो सीक्वल के अंदर अगर आप कोई कॉलम रो खाली छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेबल अपने आप उस हिसाब से डिजाइन होता जाता है, इवन उसे वो काउंट भी नहीं करता और यहां पर आपकी कोई बिट या स्पेस भी कंज्यूम नहीं होता है। जबकि एसक्यूएल में आपका स्पेस कंज्यूम होता है अगर आप वहां पे उसे खाली भी छोड़ते हैं, जबकि नो सीक्वल उसी हिसाब से एक्सपेंड होता जाता है, वहां पे कोई स्पेस कंज्यूम नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं इसी टेबल में बात करूं मुकेश की, तो मैंने मुकेश फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम मैंने मेंशन नहीं किया, तो भी टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको कोई एरर नहीं देगा कि आपने लास्ट नेम मेंशन नहीं किया, प्लीज एंटर लास्ट नेम, ऐसा कुछ यहां पर नहीं आएगा। एल्बम नेम आप मेंशन कर सकते हैं, ईयर आप मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहते कि मैं यहां पर ये भी मेंशन करूं ये हिट था या सुपर हिट थी ये एल्बम जो भी थी, मैं ये भी मेंशन कर सकता हूं यहां पे कि ये सुपर हिट थी, ये वाला जो एल्बम था इनका आवारा हूं, ये इनका सुपर हिट था। तो ये आपने स्पेशली इस टेबल के लिए मेंशन कर दिया। आप जितनी टेबल्स बनाते जाएंगे या जितना डेटा लिखते जाएंगे ये टेबल अपने आप बढ़ती जाएगी, कॉलम फैमिलीज बढ़ती जाएंगी। एक जो कॉलम क्वालिफायर होता है इसका मतलब होता है ये जो सिंगल एंट्री है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसे कॉलम क्वालिफायर कहते हैं। और एक टेबल को कॉलम फैमिली कहा जाता है बिग टेबल के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसको क्वेरी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एचबेस के थ्रू कर सकते हैं। हम जब लैब करेंगे तो मैं आपको क्लाउड शेल पे ये सारा काम करके दिखाऊंगा। यहां पे प्राइमरी की आपकी रो की होगी जो कि एक सिंगल प्राइमरी की यहां पे आपको लेनी होती है, सिंगल ही होती है यहां पे, और वो आपको मेंशन करनी होती है। तो ये कुछ फॉर्मेट है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है क्योंकि जब हम लैब करेंगे तो हम इसी एग्जैक्ट एग्जांपल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा जो अगला लेक्चर लैब का आएगा उसमें मैं सेम टेबल आपको बना के दिखाऊंगा। जब क्वेरी करेंगे तो यही डिटेल्स हमें निकल के आएंगी। तो आपको ये लिख लीजिए या बना लीजिए जैसा भी आप चाहें, क्योंकि जब हम लैब करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इन सारी चीजों को उस लैब के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। आज की गजल मैं बशीर बद्र साहब की सुनाना चाहूंगा और ये आज के हालातों पे बहुत फिट बैठती है, आप जरूर इसको सुनिएगा और आई होप आपको ये पसंद आएगी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस तक नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। तो बशीर बद्र साहब ने ये एक शेर कहा था और बहुत सारी बातें हैं इस गजल में अगर आप गौर से देखें। तो पहला शेर आज के मसले मसाइब पे है, तो आखिरी शेर शायद हमारे पे खुद पे है। तो चले, जिनकी जिंदगी इस समय अकेलेपन से गुजर रही है वो इस शेर को जरूर दोहराएं कि दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखिए।